हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में वर्ब को सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत मायने रखता है कि आप प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं या प्रैक्टिस आप सही तरीके से नहीं करते हैं तो अंग्रेजी बोलने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सही तरीके से प्रैक्टिस करना और वर्ब को सीखना, कैसे कहां पर किसको प्रयोग करना होता है, ये सीखने के बाद आप करेक्ट भी बोलेंगे और विदाउट हेजिटेशन भी बोलेंगे और आपके पास सही नॉलेज भी होगा। तो चलिए सीखते हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। मेनली वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जो संख्या है वो लिमिट में है, मतलब हम इससे बोल सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है टोटल 24 होता है, मतलब 24 हेल्पिंग वर्ब होता है। इससे हम डीप में नहीं जाएंगे। जब हमको इंग्लिश सीखने की जरूरत होती है वहां पर डीप में जाना होता है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जितना जरूरत है हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलने की जरूरत है। बिकॉज द मोर यू स्पीक द बेटर यू बिकम। तो ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू फोकस अपॉन प्रैक्टिस। द मोर यू स्पीक द बेटर यू लर्न। अब 24 हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये मेन वर्ब कितने होते हैं, ये अनसर्टन है। मतलब जितने आपको मिल जाते हैं शब्दकोश में, जितने आपको मिलते हैं डिक्शनरी में, वो सभी आपके मेन वर्ब होते हैं। इससे कि आपको मिलता है गो, स्पीक, लर्न, टॉक, वर्क, क्लीन, रन, टीच, ब्रेक, बाय, etc। ये सभी मेन वर्ब कहलाते हैं। मेन वर्ब के जो है वो वर्ब फॉर्म्स होता है। वर्ब फॉर्म्स कौन कौन होते हैं? इसमें होता है V1, V2, V3, V4 और V5 होता है। मतलब मेनली हमारा जो है वो V1 से V3 तक है। V4 में ING जोड़ के बनाया जाता है और V4, V5 में S या ES जोड़ के बनाया जाता है। वो हम आगे सीखेंगे। अभी जो सीखेंगे वो ये है। हेल्पिंग वर्ब में हमारे टोटल संख्या है 24, जैसे कि एजएमआर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, ये सभी जो होते हैं वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब होता है ये। इस तरीके से काम होता है। अब एक एक करके हम प्रयोग करते हैं कि कैसे प्रयोग करते हैं। आज की इस क्लास में जो प्रयोग हम करेंगे वो करेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अगर ये सीख गए, इसको सीखना आसान है, क्योंकि ये तो आप पहले से जान रहे हैं। सिर्फ वर्ब के फॉर्म्स को देखना है, फिर सेंटेंस में किस फॉर्म्स को प्रयोग करना है, कब करना है, वो देखना है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है हेल्पिंग वर्ब, इसको सीखना, क्योंकि अगर ये सीख जाते हैं तो सेंटेंसेस बनाना काफी आसान हो जाता है और आप कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने बातों को रख सकते हैं। यू कैन टॉक टू समवन विद कॉन्फिडेंस। फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर है इज, एम एंड आर। इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं, एक एक चीजों को समझते हैं। पहली बात तो यह है कि इसका प्रयोग हम करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। स्टेट ऑफ बीइंग से मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा, स्थिति या अवस्था की बात करेगा। दूसरी बात तो यहाँ पर यह है कि ये सेंटेंस में बात करेगा कंटिन्यूअस एक्शन में। कंटिन्यूअस एक्शन क्या होता है? जो काम लगातार चल रहा हो। और अगर मैं बात करूं अगला क्या है, तो अगला है कि वो काम जो पेसिव में होता है, पेसिव वॉइस में होता है, वो आप एसएमआर की मदद से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सेंटेंस बनता है। वो एक छात्र है, ही इज अ स्टूडेंट। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा स्टेट ऑफ बीइंग। प्रिया खाना पका रही है, प्रिया इज कुकिंग फूड। ये सेंटेंस कैसे बन रहा है? यहाँ पर देखिए कि ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और इसमें सब्जेक्ट आएगा प्लस इजेमार आएगा, इसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग द बुक। यहाँ पर देखिए इजेमार अगर आ गया तो यहाँ पर समझिए क्या क्या नहीं आ सकता है। इसके साथ V1 तो कभी नहीं आएगा, V2 आएगा, V2 भी कभी नहीं आएगा। क्या आ सकता है? V3 आ सकता है। क्या आ सकता है? V4 आ सकता है। क्या V5 आ सकता है? तो V5 भी नहीं आ सकता। मतलब इजेमार हो, वॉज, वर हो, इन सभी के साथ न तो V1 आएगा, न तो V2 आएगा, न तो V5 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्या आ सकता है? तो दो वर्ब के फॉर्म आ सकते हैं, वो है V3 और V4। इतना याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए V4 आ गया है। आगे हम ये भी देखेंगे कि V3 कैसे आता है। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग द बुक। इस तरीके से करते हैं। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा रही होता है उससे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ये तो हिंदी की बात है।
लेकिन अंग्रेजी की बात यह है कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई भी काम चल रहा है, जारी है, तो उससे आप इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि इसे कमरा साफ किया जाता है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यहाँ पर हम इजमार का प्रयोग करते हैं, इससे द रूम इज क्लीन्ड, ये क्लीन्ड यहाँ पर वेतरी है जो कि इज के बाद आया हुआ है। सड़क बनाया जाता है, द रोड इज बिल्ट, ये भी वे3 में है। देखिए V1 क्या होता है ये तो आपको पता है, समस्या 2 में आता है, V2 और V3 में आता है। इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि V2 में कैसे चेंज करते हैं, V3 में कैसे करते हैं, वो भी ट्रिक के साथ लाऊंगा ताकि आपको याद करने में भी, प्रैक्टिस करने में भी आसान लगे। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि कोई काम किया जाता है, उसके लिए इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद एजएमआर, उसके बाद वे3 और इसके बाद लास्ट में आप चाहें तो अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। इस तरीके का हिंदी मीनिंग और ये होता है। अगला है वॉज और वर, ये भी तीन तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे वो एक डॉक्टर था, वॉज और वर होगा तो सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी आ जाएगा। वो एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर, इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा एकदम, सब्जेक्ट आएगा, वॉज या वर आएगा और इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, नाउन लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अदर वर्ड लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर नाउन भी आने के चांसेस, यहाँ पर एडजेक्टिव भी आ सकता है। वे लोग खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर्स। वो ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं, बनाकर देखिए, प्रैक्टिस करिए। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, किन किन चीजों पर ध्यान रखना है ताकि आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। टॉपिक आपको एक मिलता है, उस टॉपिक पर आप कई सारे सेंटेंसेस सुनाइए और अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बताइए। तुम कमरा साफ कर रहा था, ये सेंटेंस पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में है। यू वर क्लीनिंग द रूम, वो कार चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग द कार। यहाँ पर दो सेंटेंस हो गया, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है और ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है पास्ट में। अगला जो है ये हमारा है पैसिव वॉइस में, जैसे आम तोड़ा गया। हिंदी मीनिंग देख लीजिए, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी ज्यादा समझते हैं, अंग्रेजी कम समझते हैं, तो रिलेट करते हैं हिंदी से स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हम हिंदी को छोड़ देंगे और सिर्फ डिपेंड हो जाएंगे अंग्रेजी पर। मैंगोज वर प्लग्ड, आम तोड़ा गया। गली सजाई गई, द स्ट्रीट वॉज डेकोरेटेड। यहाँ पर डेकोरेटेड वे3 है, प्लग्ड यहाँ पर वे3 है। इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग देखते हैं हैज, हैव, हैड का। इसका भी प्रयोग तीन तरीके से किया गया है। कैसे किया गया वो देखिए। यहाँ पर फर्स्ट में तो आप दिखा सकते हैं कोई भी रिलेशन हो, संबंध हो, आप वो बता सकते हैं, जैसे कि मेरा भाई है, बहन है, ये है, वो है, कुछ भी और रिलेशन। और अगला है कि आप इसमें पोजीशन भी दिखा सकते हैं। पोजीशन मीन्स अधिकार, कि किसी भी चीजों पर आपका अधिकार है, आप किसी भी चीजों का ऑनर है, वो भी आप दिखा सकते हैं। इससे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ठीक है, तो इस कार पर मेरा पोजीशन है, अधिकार है, क्योंकि कार का ऑनर मैं हूँ। स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट। उसके दो भाई हैं, ही हैज टू ब्रदर्स। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं। मैं कलम खरीद चुका हूं, यहाँ पर इसका मीनिंग देखिए, कोई काम कर चुका हूं। इसके लिए आप ये याद रखिए कि वर्ब क्या आ रहे हैं, हैव या हैज आ रहे हैं, इसके बाद वर्ब के कौन से फॉर्म आ रहे हैं, तो V3 आ रहे हैं। मैं कलम खरीद चुका हूं, आई हैव बॉट अ पेन। वो खाना पका चुकी हैं, सी हैज कुक्ड फूड। यहाँ पर हैज के बाद देखिए, यहाँ पर हैव और हैज जो आता है, इसके बाद क्या क्या आ सकता है, कौन कौन से वर्ब के फॉर्म आ सकते हैं। क्या V1 आ सकता है, नहीं। V2 आ सकता है, नहीं। V3 आ सकता है, यस। V4 आ सकता है, नहीं। V5 आ सकता है, नहीं। मतलब एक ही वर्ब आ सकते हैं और वो है V3। V4 नहीं आ सकते हैं। V4 आएंगे तो उसके लिए यहाँ पर और इसमें जो ऐड करना पड़ेगा बीन, उसके बाद V4 आएंगे। V5 तो आ ही नहीं सकते, तो यहाँ पर एक ही वर्ब काम करेगा, वो है V3, जो कि आप हैव के साथ V3 लगा सकते हैं। अन्यथा आप हैव के साथ सीधा कोई भी नाउन लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लगा हुआ है। हिंदी में मीनिंग है यहाँ पर कोई काम कर चुका हूं तो या कर चुका है, तो यहाँ पर आप हैव के साथ V3 लगाएंगे। वो खाना पका चुकी हैं, सी हैज कुक्ड फूड। कुक का मतलब है पकाना और कुक का V3 कुक्ड है। उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे थे, दे हैड लॉट्स ऑफ मनी। यहाँ पर पैसे थे, कहाँ थे, पास में थे, तो यहाँ पर हैड के साथ आप पोजीशन दिखा दिए। हम लोग मैच जीत लिए थे, वी हैड वॉन द मैच। यहाँ पर इस तरीके से होता है। यहाँ पर हैड के साथ भी सेम है, जैसे कि हैव और हैज प्रेजेंट में, तो हैड पास्ट में प्रयोग होता है। ये हैड यहाँ पर पोजीशन दिखा दिया पास्ट में कि पैसे थे, पास्ट में थे। हम लोग जीत लिए थे, ये भी पास्ट में किए थे।
और कर चुका है, थोड़ी देर पहले कर चुका है, पास है, अभी वर्तमान में है, इस तरीके से। है लगा हुआ है तो वो समझिए कि प्रेजेंट से कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है। और अगर था दिख रहा है सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में, तो ये समझिए कि हमारा बीता हुआ कल है। डू, डज और डिड, मैं जितना आपको बता रहा हूं ना, ये तीन टॉपिक, बस आपको इतना समझने की जरूरत है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना जानते हैं उतना पे प्रैक्टिस कमांड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस पे कमांड नहीं रखेंगे तो देन यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश ड्यू टू दिस रीजन। सो फोकस अपॉन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फर्स्ट लर्न करिए कि कोई भी टॉपिक हो कि टॉपिक कैसे काम करता है। उसके बाद अगला जो फोकस करिए वो करिए प्रैक्टिस पर। मैं अपना होमवर्क करता हूं, आई डू माई होमवर्क। यहाँ पर जो डू प्रयोग हुआ है ना, वो V1 के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये डू, डज, डिड जो है ये मेन वर्ब भी हो जाता है और ये हेल्पिंग वर्ब भी हो जाता है, दोनों हो जाता है। यहाँ पर देखिए कैसे कौन काम करता है, वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। यहाँ पर डज भी आपका मेन वर्ब है, उन लोगों ने यह किया, दे डिड इट, ये पास्ट में है। अगर कोई काम किया लास्ट में आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट में तो V2 आ रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हमेशा आप V2 प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो तो उसके लिए आप V1 प्रयोग कर लेते हैं डिड नॉट के साथ। क्या तुम काम करना चाहते हो तो कैसे होगा, डू यू वांट टू वर्क। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, डू का प्रयोग करने में, डज का प्रयोग करने में। डू यू वांट टू वर्क, इस सेंटेंस में बहुत आसानी जिससे लिखा हुआ है ना वैसे करिए। क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, क्या तुम बाजार जाना चाहते हो, क्या तुम उससे बात करना चाहते हो, क्या तुम अभी खाना खाना चाहते हो। इसी तरीके से इसी से रिलेट करके सेंटेंस बनाइए। मैं आपको वो टॉपिक अभी बता रहा हूँ जो अंग्रेजी बोलने के लिए काफी जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी को हम थोड़ी सी नॉलेज के लिए कैसे सीखें और नॉलेज हमको अंग्रेजी में कितना चाहिए, उसकी बात करेंगे। अब पहले बात करते हैं कि टॉपिक वाइज सीखकर आप पहले ये कॉन्फिडेंस लाइए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश एनीवेयर, आई कैन टॉक टू एनीवन, एनीबॉडी। इस तरीके से क्या वो अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज प्रयोग करेंगे, और जो प्लुरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप डू प्रयोग करेंगे। जैसे यू प्लुरल होता है डू, ही सिंगुलर होता है डज। मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, देखिए ये इम्फेटिक सेंटेंस है जिससे जोरदार वाक्य कहते हैं कि जोर देकर बोला जाता है कि मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ। किसी ने कहा तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तो मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। प्रिया खाना पकाती तो है, प्रिया डज कुक फूड। प्रिया खाना नहीं पकाती है तो मैं बोलता हूँ प्रिया खाना पकाती तो है, प्रिया डज कुक फूड। यहाँ पर कुक फूड आप ऐसे बोल सकते हैं, प्रिया डज, इसके बाद V1। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, डू या डज होगा, इसके बाद V1 होगा और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। अगला है विल और सेल। अगर मैं बात करूं इंग्लिश स्पीकिंग की तो यहाँ पर विल का प्रयोग वो फ्यूचर इंडेफिनिट में किया जाता है और सेल का प्रयोग दूसरे काम के लिए किया जाता है। मैं कल काम करूंगा, आई विल वर्क टुमारो। वो किताब पढ़ेगा, ही विल रीड द बुक। इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। वे लोग मैच जीतेंगे, दे विल प्ले द मैच। अगला है सेल का प्रयोग जहां पर कि आप परमिशन लेने की बात करते हैं। इससे मैं क्या आपका कलम लूं, सेल आई टेक योर पेन। क्या हम लोग मैच खेलें, सेल वी प्ले द मैच, ऐसे बोल सकते हैं। क्या मैं यहां बैठूं, सेल आई सीट हियर। लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है इनफॉर्मल वे से, और इनफॉर्मल वे वो होता है जो कि आप फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑफिशियली प्रयोग नहीं करते हैं। ऑफिशियली प्रयोग करते हैं तो इसके लिए हमारे पास कुड होता है, हमारे पास वुड होता है, इससे हम कर सकते हैं। विल बी और शैल बी, ये दोनों का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है होगा। कैसे, जैसे वो एक डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। स्टेट ऑफ बीइंग की बात है, ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगा। वे लोग बाजार में होंगे, दे विल बी इन द मार्केट। अब यहाँ पर है मैं स्कूल में होऊंगा, तो कैसे बनाएंगे, आई शैल बी इन द स्कूल। हम लोग गायक होंगे, वी शैल बी अ सिंगर। ये जो प्रयोग किया गया ये है इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि आई और वी के साथ सेल प्रयोग किया जाता है, वहां पर विल प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सभी के साथ विल प्रयोग कर सकते हैं। वो किताब पढ़ रहा होगा, तो इसका हिंदी मतलब देखिए, ही विल बी रीडिंग द बुक। ये फ्यूचर में कंटिन्यूअस आने वाले समय में कोई काम जारी होगा। वे लोग पत्र लिख रहे होंगे, दे विल बी राइटिंग अ लेटर।
प्रिया या वो खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड। तो विल बी के साथ वी फोर और आप ऑब्जेक्ट बता सकते हैं। अब स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, अब इसमें आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि आप टॉपिक वाइज आप लर्न करिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे वर्ब्स में बता रहा हूँ कि वर्ब्स का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, टॉपिक वाइज उसका मीनिंग क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके से। अब उसको प्रैक्टिस करने की बात जहां तक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले उसको लर्न कर लीजिए। लर्न करने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करिए। कैसे, तो सेंटेंस बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए। जैसे कि एक टॉपिक पर आपने 10 सेंटेंस मान लेते हैं बना लिया, अब उस 10 सेंटेंस को आप बार बार प्रैक्टिस करिए। आप 10 से 20 बनाने का प्रैक्टिस करिए, 10 से 20, 20 से 30 बनाने का प्रैक्टिस करिए। कभी अकेले बोलने का प्रैक्टिस करिए, जहां पर आपके पास ना तो कॉपी हो ना तो कलम हो, बिना उसके बोलने का प्रैक्टिस करिए। कभी कभी आप चुपचाप बैठे हैं, माइंड में सोचने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जी हर तरीके से हर एंगल से आपको बिल्ड करना है कॉन्फिडेंस को, तभी आप ये कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना काफी जरूरत है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिए, बहुत ही बेहतर तरीका है। शुड और मस्ट ये दोनों का मतलब होता है चाहिए, और दोनों का प्रयोग करते हैं सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। शुड का जनरली और मस्ट का जोर देकर, जिससे मुझे सुबह में टहलना चाहिए, तो आई शुड वॉक इन द मॉर्निंग। उन लोगों को नशा नहीं करना चाहिए, दे शुड नॉट स्मोक। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। हम लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए, वी मस्ट ओबे द रूल्स। यहाँ पर देखिए, नियमों का पालन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, ये शब्द लगा हुआ है तो मस्ट आप लगा सकते हैं। रमेश को जरूर अंग्रेजी सीखना चाहिए, रमेश मस्ट लर्न इंग्लिश। तुम्हें जरूर उसके साथ जाना चाहिए, यू मस्ट गो विद हिम। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, शुड हो या मस्ट हो, शुड बी या शुड हैव, दोनों प्रयोग करेंगे। शुड बी अगर प्रयोग करेंगे जिसका मतलब होगा कोई काम में होना चाहिए, और शुड हैव प्रयोग करेंगे तो मतलब पास होना चाहिए, दो अंतर है। यहाँ पर शुड के साथ आप चाहें तो कोई भी अदर वर्ड लगा सकते हैं, आप चाहें तो विथ भी लगा सकते हैं शुड बी के साथ, इससे कि वे लोग स्कूल में होने चाहिए, तो दे शुड बी इन द स्कूल। गली सजाई जानी चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए, तो वहां पर बोलेंगे द स्ट्रीट शुड बी डेकोरेटेड। सड़क बनाया जाना चाहिए, द रोड शुड बी बिल्ट। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। रिया के पास एक कार होना चाहिए, तो रिया शुड हैव अ कार, उसे अंग्रेजी सीख लेना चाहिए था। दो मीनिंग है, यहाँ पर पास होना चाहिए तो यहाँ पर शुड हैव के साथ लिख देंगे, और कोई काम कर लेना चाहिए था तो शुड हैव के साथ विथ लगाएंगे कि शी शुड हैव लर्नड इंग्लिश। अगला जो वर्ड है वो है इज एम आर, इसके साथ टू का प्रयोग। जैसे तुम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हो, मीनिंग देखिए क्या है, यू आर टू लर्न इंग्लिश। कोई काम करने वाले हो तो इज एम आर के साथ टू, और टू के साथ वी वन। रोहन स्टेशन पहुंचने वाला है, रोहन इज टू रीच द स्टेशन। तो इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। अगला जो इसका मीनिंग है कि कोई काम किया जाए, लेकिन कैसे, इज टू के साथ बी विथ लगेगा। जैसे गली सजाया जाए, द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड। सड़क बनाया जाए, द रोड इज टू बी बिल्ट। तो इस तरीके से आप प्रयोग करके सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अब हैज हैव के साथ टू, और टू अगर है तो यहाँ पर वी वन भी आएगा, जो बताएगा कि कंपल्सन बताएगा, मजबूरी बताएगा कि किस प्रकार का मजबूरी है, कोई काम करना पड़ता है हिंदी मीनिंग में। इससे मुझे वहां काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क देयर। उन लोगों को किताब पढ़ना पड़ता है, दे हैव टू रीड द बुक। उसे ऑफिस जाना पड़ता है, सी हैज टू गो टू ऑफिस। राम को पूरी रात काम करना पड़ता है, राम हैज टू वर्क द होल नाइट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, सिंगुलर के लिए हैज टू और प्लुरल के लिए हैव टू। वॉज या वर के साथ टू, जैसे आप बोलते हैं कि कोई काम करने वाला था, जैसे मैं कंप्यूटर सीखने वाला था, आई वॉज टू लर्न कंप्यूटर। हम लोग पार्क में जाने वाले थे, वी वर टू गो टू पार्क। तो इस तरीके से आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाएंगे। अगला है हैड टू। हैड टू से मतलब है कि जैसे कि कोई काम करना पड़ा, मजबूरीवश कोई काम करना पड़ा, इससे मुझे कार बेचना पड़ा, आई हैड टू सेल द कार। सौरभ को कमरा साफ करना पड़ता था, दो मीनिंग है, कोई काम करना पड़ा
और अगला है कि कोई काम करना पड़ता था। दो मतलब है, दोनों का मतलब सेम है। सौरभ हैड टू क्लीन द रूम। अब देखिए अंग्रेजी में जो हमारे पास वर्ब्स हैं बहुत सारे। अब उसमें से जो जो इस वीडियो में सीखेंगे वो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं जो कि कमाल के हैं, और इसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता है जहां पर नहीं होता है। तो पूरी दुनिया अगर अंग्रेजी बोलना सीख रही है तो वो इन्हीं सभी वर्ब्स का प्रयोग करके सीख रही है, और ये सभी वर्ब्स वैसे हैं जो आप कोई भी काम करते हैं तो इनमें से आप किसी का प्रयोग करते ही करते हैं, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। अगला है विल हैव टू, जो बताएगा मजबूरी है फ्यूचर में, जिससे मुझे बाजार जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू मार्केट, यहाँ पर सब्जेक्ट विल हैव टू, इसके बाद वी बना जाएगा। तो मैं अंग्रेजी सीखना पड़ेगा या सीखना होगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, कोई काम करना होगा फ्यूचर में। वुड हैव टू, इसका मीनिंग होगा कोई काम करना पड़ता होगा। मीनिंग देख लीजिए, वुड हैव टू के साथ वी बन आएगा। तुम्हें वहां खाना पकाना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू कुक फूड देयर। उन लोगों को पूरी रात काम करना पड़ता होगा। पूरी रात तो कैसे बोलेंगे, दे वुड हैव टू वर्क द होल नाइट। तो सेंटेंस बहुत इजी है बनाना, बस समझना उसका मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और किस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं। मस्ट बी और मस्ट हैव। मस्ट बी का मतलब है कि होना चाहिए, और मस्ट हैव का मतलब है कि पास होना चाहिए। जैसे तुम्हें जरूर मोटा होना चाहिए तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट बी फैट। राहुल को जरूर अमन के साथ होना चाहिए, तो राहुल मस्ट बी विद अमन। यहाँ पर चाहे तो आप मोटा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर किसी भी जगह पर होना चाहिए, किसी के साथ होना चाहिए, वो भी आप बोल सकते हैं। पास होना चाहिए कैसे बोलेंगे, हम लोगों के पास जरूर एक कार होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ कार। मेरे पास जरूर एक छाता होना चाहिए। आई मस्ट हैव एन अम्ब्रेला। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो है कैन और कुड। कैन का मतलब है कोई काम कर सकता है, और कुड का मतलब है कोई काम कर सकता था या कोई काम कर सकती थी। अब यहाँ पर कैन और कुड हैं, दोनों के साथ वी वन आएगा, और कैन का प्रयोग करते हैं कैपेसिटी के लिए कि आपके पास कोई भी कैपेसिटी है कोई काम करने की, मतलब कि आपके पास क्षमता है, जिससे वे लोग मैच जीत सकते हैं। दे कैन विन द मैच। तुम लोग अंग्रेजी सीख सकते हो। यू कैन लर्न इंग्लिश। इस तरीके से प्रिया वहां काम कर सकती थी। प्रिया कुड वर्क देयर। रवि स्टेशन पहुंच सका। कोई देखिए कोई काम कर सकता था या कोई काम कर सका या कोई काम कर पाया, उसके लिए आप कुड के साथ वी वन ही लगाएंगे। रवि स्टेशन पहुंच सका। रवि कुड रीच द स्टेशन। कैन बी हो सकता है। कैन हैव पास हो सकता है, इससे वो छत पर हो सकता है। ही कैन बी ऑन द रूफ। राहुल को पीटा जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है पैसे में, तो कैन बी के साथ विथ लगा सकते हैं। राहुल कैन बी बीटन। उन लोगों के पास बहुत सारी किताबें हो सकता है। कैन हैव का मतलब पास हो सकता है, तो दे कैन हैव मेनी बुक्स। तुम्हारे पास एक कार हो सकता है। यू कैन हैव अ कार। तो ऐसे ही सेंटेंस बनाना काफी आसान है। कुड बी मतलब किया जा सकता था, और कुड हैव कर चुका होता। दो मीनिंग है यहाँ पर कि कुड हैव का मतलब है कर चुका नहीं बल्कि कर सकता था। कर सकता था दोनों का मतलब देखिए किस प्रकार से है। इसका है कि किया जा सकता था और इसका है कि कोई काम कर सकता था। कैसे होगा वो देखिए, गली सजाई जा सकती थी, तो द स्ट्रीट कुड बी डेकोरेटेड, ये वेतरी है। आम तोड़ा जा सकता है। द मैंगो कुड बी प्लग्ड। आम तोड़ा जा सकता है, सड़क बनाया जा सकता है, किताब पढ़ा जा सकता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे, कोई भी चीजें पास में हो सकता था, तो कैसे बोलेंगे, यू कुड हैव मोर मनी। अब कोई काम कर सकता था तो कैसे, इससे रवि अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था, लेकिन अब तो दूसरा ले लिया, अब वो ले भी नहीं सकता है, तो रवि कुड हैव टेकन इंग्लिश ऑनर्स। तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं, जहां पर ऐसा काम जो एक बार आप कर लिए उसे दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, उसमें आप कुड हैव के साथ विथ लगा सकते हैं। यूज्ड टू और वुड दोनों का मतलब है कोई काम किया करता था, जैसे वो वहां खाना पकाया करते थे। सी यूज्ड टू कुक फूड देयर। वे लोग मैच खेला करते थे। दे यूज टू प्ले क्रिकेट। दे यूज टू प्ले द मैच। इस तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब है वुड का प्रयोग, जैसे मैं दिल्ली में रहा करता था।
कैसे बोलेंगे आई वुड लिव इन दिल्ली। ये सभी पास्ट में हैबिट हैं, पास्ट की आदत को बता सकते हैं, पास्ट की रेगुलर एक्शन को बता सकते हैं। इस तरीके के काम होते हैं। मैं स्कूल जाया करता था, आई वुड गो टू स्कूल। वुड बी और वुड हैव। वुड बी का मतलब है होता और वुड हैव का मतलब है पास होता। जैसे वो एक डॉक्टर होता तो ही वुड बी आ डॉक्टर। आम तोड़ा गया होता, कोई काम किया गया होता तो बोलेंगे मैंगोज वुड बी प्लग्ड या वुड हैव बीन प्लग्ड। वुड हैव बीन को भी आगे सीखेंगे किस प्रकार से मीनिंग देगा। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी टॉपिक है ना, तो टॉपिक को सीखिए, सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। मुझे कई सारे दोस्त होंगे या मेरे पास कई सारे दोस्त होते होंगे या मेरे पास कई सारे दोस्त होते होते ही बेटर रहेगा। आई वुड हैव मेनी फ्रेंड्स। वे लोग मैच जीत चुके होते, दे वुड हैव वॉन द मैच। मे इसका मतलब है सकता है और माइट इसका मतलब है शायद सकता है। मे और माइट दोनों का प्रयोग करते हैं संभावना बताने के लिए, जब भी आप संभावना बताने की बात करते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, संभावना है, इट मे रेन टुडे। वो आज रात आ सकता है, ये भी संभावना है, ही मे कम टू नाइट। वो शायद खाना पका सकती है, सी माइट कुक फूड, मतलब संभावना कम है। अमन शायद अंग्रेजी सीख सकता है, अमन माइट लर्न इंग्लिश। मे बी और मे हैव। मे बी का मतलब है हो सकता है और मे हैव का मतलब है पास हो सकता है। इस वो बाजार में हो सकता है, ही मे बी इन द मार्केट। रवि डॉक्टर हो सकता है, रवि मे बी आ डॉक्टर। कोई भी पोस्ट पर हो सकता है, कोई भी जगह पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुमन के पास एक कार हो सकता है, सुमन मे हैव अ कार। रवि के दो भाई हो सकता है, रवि मे हैव टू ब्रदर्स। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। माइट बी इसका मतलब है हो सकता है और माइट हैव मतलब शायद पास हो सकता है। इससे वो शायद सुमन हो सकता है, इससे दूर से आप देखिए बोल रहे वो शायद सुमन हो सकता है, जैसे बोलेंगे ही माइट बी सुमन। रवि शायद गरीब हो सकता है, रवि माइट बी पुअर। दूसरा मीनिंग है माइट हैव, जो मीनिंग देगा कि कोई भी चीजें पास हो सकता है। जैसे रोहन के पास शायद दो बाइक हो सकता है, रोहन माइट हैव टू बुक्स। अब यहाँ पर बाइक है तो यहाँ पर टू बाइक्स आप कर सकते हैं। सुरेश के पास एक बाइक हो सकता है, सुरेश माइट हैव अ बाइक। तो कोई भी पास में हो सकता है, बाइक हो सकता है, फोन हो सकता है, कार हो सकता है या कुछ और भी वस्तु हो सकता है, वो आप बता सकते हैं। शुड हैव हैड इसका मतलब है पास होना चाहिए था। जैसे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर इस प्रकार से सेंटेंस देखिए, आपके पास एक कार होना चाहिए था क्योंकि हम लोगों को बस से शहर जाना पड़ रहा है। कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए था, बिकॉज वी आर हैविंग टू गो टू सिटी बाय बस। मेरे पास एक पेन होना चाहिए था क्योंकि मुझे एक पत्र लिखने की जरूरत है। आई शुड हैव हैड अ पेन एज मतलब क्योंकि आई नीड टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखने की जरूरत है। मस्ट हैव हैड मतलब पास जरूर होना चाहिए था। किससे बोलेंगे, मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे जरूर होना चाहिए था। आई मस्ट हैव हैड मनी टू बाय वेजिटेबल्स, तुम्हारे पास एक बाइक जरूर होना चाहिए था। यू मस्ट हैव हैड अ बाइक। कुड हैव हैड और इसका मतलब है पास हो सकता था। इसे सुमन के पास उसके पापा का भी सपोर्ट हो सकता था, लेकिन उसने पापा से कभी कुछ नहीं पूछा। सुमन कुड हैव हैड हिज फादर सपोर्ट टू का मतलब भी, बट लेकिन ही नेवर आस्क्ड समथिंग टू फादर, वो कभी उस अपने पापा से कुछ नहीं पूछा। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस और एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन आपने पैसे की परवाह नहीं किया। You could have had a big house and bank balance, but you did not care of money. आपने पैसे की परवाह नहीं किया। इस तरीके से बोल सकते हैं कि कोई चीज पास हो सकता था। May have had जो बताता है कि पास हो सकता था, लेकिन पॉसिबिलिटी है, वहां पर मे का प्रयोग होगा। सुमन के पास एक बड़ी कंपनी हो सकता था, सुमन may have had a big company. मेरे पास एक मॉल हो सकता था, आई मे हैव हैड अ मॉल। रवि के पास एक बाइक हो सकता था, रवि मे हैव हैड अ बाइक। वुड हैव हैड जो बताता है कि कोई भी चीजें पास होता,
जैसे मैं अच्छे से काम करता तो मेरे पास एक कार होता, मैं अच्छे से काम करता, पैसे कमाता तो कार लिया होता। If I worked well, I would have had a car. मेरे पास आज एक बाइक होता, I would have had a bike today. यदि उसने अंग्रेजी पहले सीखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता। If he learned English before, he would have had a good job today. तो इस तरीके से आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन का भी मतलब वही है और हैव बीन का भी मतलब यही है। हैज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे सौरभ 2020 से खाना पका रहा है, तो सौरभ हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 2020। हम लोग कब से 2005 से मैच खेल रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे वी हैव बीन प्लेइंग द मैच या प्लेइंग क्रिकेट प्लेइंग द मैच सिंस 2005। इससे हम लोग 2005 से मैच खेल रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस 2005। अब यहाँ पर है हैज बीन, जिससे कि सिंगुलर के साथ प्रयोग करते हैं। वो वहां काम करता आ रहा है या फिर वो वहां काम करता आ रहा है। ही हैज बीन वर्किंग देयर, कोई काम करता आ रहा है किसी टाइम से भी बोल सकते हैं, या कोई काम करता आ रहा है तो वो भी आप जहाँ पर एक लंबे समय की बात हो ना कि काम करता आ रहा है, वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। तुम लोग अंग्रेजी सीखते आ रहे हो, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। हैड बीन मतलब से कर रहा था और विल हैव बीन से कर रहा होगा। जिससे तुम लोग 2 दिनों से कमरे साफ कर रहे थे, यू हैड बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 days। अमन 3 अक्टूबर से गली सजा रहा था, अमन हैड बीन डेकोरेटिंग द स्ट्रीट सिंस 3 अक्टूबर या 3 अक्टूबर। वो 3 सालों से बाइक चला रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा फ्यूचर में, तो ही विल हैव बीन राइडिंग अ बाइक या द बाइक फॉर 3 years। रोहन 2025 से व्यापार कर रहा होगा, रोहन विल हैव बीन डूइंग अ बिजनेस फ्रॉम 2025। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला है शुड हैव बीन, जो बताता है होना चाहिए था, उसे एक खिलाड़ी होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ प्लेयर। रवि को एक डॉक्टर होना चाहिए था, रवि शुड हैव बीन अ डॉक्टर। रवि को एक डॉक्टर होना चाहिए था, रवि शुड हैव बीन अ डॉक्टर। उसे बाजार में होना चाहिए था, तो उसे बाजार में होना चाहिए था, तो बोलेंगे ही शुड हैव बीन इन द मार्केट। कुड हैव बीन इसका मतलब है हो सकता था, जैसे वो एक महान शिक्षिका हो सकती थी अगर वो ज्यादा विनम्र हो। शी कुड हैव बीन अ ग्रेट टीचर इफ शी हैज बीन मोर पोलाइट। तुम एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था, यू कुड हैव बीन अ गुड डॉक्टर। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। वुड हैव बीन मतलब है होता। स्ट्रक्चर आपके सामने है, वो एक अच्छा खिलाड़ी होता लेकिन उसने मेहनत नहीं किया। He would have been a good player, but he did not struggle. मैं अभी एक डॉक्टर होता लेकिन अमेरिका पढ़ने नहीं गया। I would have been a doctor, but I did not go to America to study. May have been जो बताता है कि कोई काम किया गया होगा, इससे कहानियां लिखी गई होगी। The stories may have been written. आम तोड़ा गया होगा, The mangoes may have been plucked. गली सजाई गई होगी, द स्ट्रीट में हैव बीन डेकोरेटेड। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। माइट हैव बीन जो बताता है कि शायद हो सकता है, वो शायद उसका दोस्त हो सकता है। ही माइट हैव बीन हिज फ्रेंड। यह कमरा शायद पेंट किया गया होगा। जब आप माइट हैव बीन के साथ with लगाते हैं तो कोई काम किया गया होगा, संभावना की तरह आप बोल सकते हैं। तो दिस रूम माइट हैव बीन पेंटेड। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आपने इस वीडियो में आज सीखा इन सभी वर्ब का प्रयोग करना कि कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर आता है, कैसे मीनिंग आता है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं। तो सब कुछ आसान था, बट समझना था कॉन्सेप्ट, समझना था ट्रिक, समझना था स्ट्रक्चर, समझना था मीनिंग, और लास्ट में था प्रैक्टिस करना कि प्रैक्टिस आप किस तरीके से करेंगे।